हाय गाइस। जैसा कि मैंने कल रात में एक पोस्ट की थी जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के इनबॉक्स में भी आते रहते हैं जिनका मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। बिकॉज इतने सारे होते हैं कि, और आपका अपना भी काम होता है, सो यू ऑब्वियसली यू कांट आंसर ईच एंड एवरी मैसेज दैट यू रिसीव. So we'll wait for some more people to join in, and if there are, अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं एक बार अगर आप मुझे बता देंगे कि you're watching, so I shall start. Just let me know if you're watching. All right. So जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है that is related to urban jihadis or urban naxals and all these terms which have been coined in recent past. तो कि उनको कैसे डील करना है, या देखिए उनको कैसे डील करना है दैट यू डोंट नो. एंड आई बिलीव कि अर्बन जिहादीज को डील करने का एक ही ऑप्शन है कि आप उन्हें इग्नोर करें, आप उन्हें एक्सपोज करें. आप उन्हें मार नहीं सकते, आप उन्हें भगा नहीं सकते. दे आर सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री. आपके देश के नागरिक हैं, अच्छे हों बुरे हों चाहे जैसे भी हों. सो आपको उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा. रिसेंटली हमने देखा है कि इन रिसेंट पास बहुत सारे इस तरह के न्यूज़ पोर्टल्स आए हैं, जैसे कि अजीत भाई का ऑप इंडिया भी है, और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन्होंने ये रिसेंटली ये काम शुरू किया है. हमने भी डिफेंसिव ऑफेंस में ये कोशिश करी है कि हम इन्हें एक्सपोज करें. अर्बन जिहादीज तो जो टर्म है, अर्बन जिहादी टर्म ही डिफेंसिव ऑफेंस पे हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था. उससे पहले अर्बन जिहादीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब ये टर्म नहीं थी पॉपुलर यूज़ में. तो अर्बन जिहादीज हम उनको कहते क्यों हैं? अर्बन जिहादीज इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आप देखें तो कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है तो उसमें एक कुछ नॉन 8-10 लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं या जो फॉर्मर प्रोफेसर्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, उनको उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है. वो उनको कवरिंग फायर देना शुरू कर देते हैं जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे अगर आप देखें तो बुरहान वानी मरा तो वो एक स्कूल हेडमास्टर का बेटा था. और अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो दिल्ली राइट्स में जो शाहरुख जो कि जिसने की गोली चलाई थी पुलिस वालों के ऊपर, उसको जो है कि एक मॉडल और टिकटॉक का ऐसा दिखाया गया कि कोई टिकटॉक स्टार था, एस्पिरेंट था, क्या था. अब मुझे नहीं पता ये टिकटॉक स्टार क्या होते हैं, बट वो कोई ऐसा था वो. और कोई भी इस तरह का जो कि मानवता के खिलाफ हिंसा करने वाले, उसके खिलाफ अपराध करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें इस तरह से एक कवर दिया जाता है कि वो हालात के मारे हैं, वक्त के मारे हैं और वो बहुत इनोसेंट हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. हिंसा किसी भी प्रकार से, अगर आप कहते हैं कि भाई आप अंबेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हैं, आप नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हैं, तो आप हिंसा किसी के भी द्वारा की गई हो आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते. बट ये जो अर्बन जिहादीज हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और वो आउटराइटली करते हैं. उसको ट्विस्ट देते हैं, उसका प्लॉट बनाते हैं, उसके लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं 2-3 मिनट की, और उनको सर्कुलेट करते हैं जो उनका अपना पूरा इकोसिस्टम है लेफ्ट का उस पर. दूसरी चीज़ अर्बन नक्सल्स हैं, वो यही सेम काम करते हैं. बिकॉज नक्सलिज्म है क्या? बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के टुकड़े करना. आप नक्सल अगर विचारधारा को भी पढ़ें तो वो अपने मूलभूत अधिकारों के और आदिवासी जो उनके अधिकार हैं वो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है. दे वांट अ स्टेट विद इन अ स्टेट, जो कि नहीं पॉसिबल है. आप एक स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चला सकते. कानून एक होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग इस देश में क्यों उठती है, और इतने ज़्यादा जो मेजॉरिटी इस देश की वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों करती है? उसका रीज़न यही है कि हर कोई चाहता है कि भाई हमको एक समान अधिकार मिलने चाहिए और सबके लिए कानून एक होना चाहिए. तो ये बेसिकली उस एजेंडा पे काम करते हैं, इसलिए हम उनको अर्बन नक्सल्स भी कहते हैं. अब उनसे भी फाइट करने का देखिए वही तरीका है कि आप उन्हें एक्सपोज करें, और आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है. आप अपने देश के किसी भी नागरिक के आप उसको देश से नहीं निकाल सकते. इफ दे आर एन इंडियन, उनको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा. बट कितना टॉलरेट करेंगे ये हम डिसाइड कर सकते हैं.
और उन्हें एक्सपोज करना भी हमारे हाथ में है। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। और पीएफआई को लेके सवाल उठा। पीएफआई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि पीएफआई के साथ क्या होना चाहिए। देखिए, पीएफआई के साथ क्या होना चाहिए ये मेरे बताने की बात नहीं है। पीएफआई के साथ क्या होना चाहिए ये तो एनआईए ने खुद बताया हुआ है। एनआईए ने रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी थी कि एनआईए पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। पीएफआई जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और हमें इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और इसके प्रूफ भी हैं। अगर आप देखें तो पिछले 4 5 6 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा जब पीएफआई का कोई ना कोई टेरर मॉड्यूल ना बस्ट हुआ हो, उनके पास कभी बॉम्ब मैनुअल्स ना मिले हों, उनके पास टेररिस्ट अटैक्स के प्लानिंग ना हुई उन्होंने ना की हो। आईएसआईएस के जितने भी लड़के केरला से गए वो सारे पीएफआई के ही हेल्प से गए। तो पीएफआई को तो बैन होना चाहिए और उनके जितने भी लोग हैं जो अब पीएफआई सभी जानते हैं कि वो शाहीन बाग का जो पूरा तमाशा सर्कस लगा हुआ है वो पीएफआई ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, तो फिर खैर हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग नाराज थे कि उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। देखिए, एक लीगल प्रोसेस है, देयर इज़ अ लॉ। अब कोई हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि हम किसी को इनडेफिनेटली पकड़ के रख लें अपने यहाँ और उसका कोई लीगल बेस ना हो। तो अगर कोर्ट ने उन्हें छोड़ा है तो बट मुझे ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रहेंगे। और उन्हें बिकॉज स्टेट हैज़ डिसाइडेड कि अब हमको, बिकॉज इंडिया में एक कल्चर ये है कि जब तक आपको चीज़ें हार्म नहीं करती हैं आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। जब तक 26/11 नहीं होगा आप अपनी कोस्टल जो इंस्पेक्शंस हैं आप उन्हें नहीं एनहांस करेंगे। जब तक आपके यहाँ कोई दिल्ली में कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट नहीं होगा आप जो आपके कोर्ट्स हैं आप उनकी सुरक्षा को आप मुस्तैद नहीं करेंगे। तो ये एक माइंडसेट हमारे यहाँ पे है जो एग्जिस्ट करता है। दूसरा एक सवाल तो पीएफआई को लेकर मैं यही कहूँगा कि पीएफआई का गेम ओवर हो चुका है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अब वो कितना दिन और इस चीज़ को खींच सकते हैं। तीसरा जो सवाल था वो था अफगानिस्तान को लेकर के कि अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान के ऊपर हमने भी रिसेंटली एक वीडियो भी करी थी। तो अफगानिस्तान में जो डील हुई है वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत बुरी डील है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। और पाकिस्तान के लिए उतनी भी अच्छी नहीं है जितना पाकिस्तानी जिस चीज़ को प्रोपगेट कर रहे हैं। ये 90 वाला तालिबान नहीं है, ये 90 वाला इंडिया नहीं है, ये 90 वाला अमेरिका नहीं है। इंडिया आज की डेट में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक माइट है और अफगानिस्तान को पैसों की ज़रूरत है रीबिल्डिंग के लिए। तालिबान अगर कल को वहाँ पे पावर में आ भी जाते हैं, अशरफ गनी गवर्नमेंट चली भी जाती है, तो पाकिस्तान के भिखारियों के पास तो पैसे नहीं है अफगानिस्तान को देने के लिए कि वो तालिबान को खुद को वहाँ पे उनके पैसों से रीबिल्ड कर सके। और तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इतनी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए भी है वो। और दुनिया बदल चुकी है, लोगों के इंटरेस्ट बदल चुके हैं। सो दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर। और चौथा पांचवा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया, जिसका लोग जवाब देना चाहते हैं कि पॉलिटिकल चैनल कब लॉन्च हो रहा है। तो पॉलिटिकल चैनल अब तक लॉन्च हो गया होता, बट मैं दिल्ली में नहीं हूँ पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से, तो उस वजह से अभी लॉन्च नहीं हो पाया है। सो बट एज सुन एज आई रीच दिल्ली, होपफुली नेक्स्ट मंथ से पॉलिटिकल चैनल हमारा लॉन्च हो जाएगा। और हमारी कुछ पॉलिटिकल लीडर से बात भी चल रही है इंटरव्यूज़ के लिए। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अग्रीड। तो वो भी होगा। उसमें फॉर्मेट यही है कि उसमें सवाल मेरे नहीं होंगे, उसमें सवाल आपके होंगे। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा वो काफ़ी दिन से पूछा जा रहा था कि इंडिया की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो क्या। देखिए, इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है ये तो मुझे नहीं पता कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं दिल्ली में उनको भी पता होगी, बिकॉज देयर इज़ नॉट वन पॉलिसी। कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी इंडिया की कभी पाकिस्तान को लेकर रही नहीं है। और दूसरा सवाल ये होता है कि बलूचिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी है। देखिए, कोई भी पॉलिसी किसी स्टेट को लेकर नहीं होती है कि बलूचिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी है, सिंध को लेकर क्या पॉलिसी है, इस तरह से नहीं होता है। एक कंट्री को लेकर पॉलिसी होती है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक एक है जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिसी इंडिया में गवर्नमेंट के हिसाब से बदलती रहती है। इंडिया कोई चाइना या अमेरिका तो नहीं है
जिसकी एक लॉन्ग टर्म 100 ईयर प्लान होता है कि भाई हमको नेक्स्ट 100 ईयर इस तरह से डील करना है फॉरेन पॉलिसी को, या इस कंट्री के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको। तो इंडिया का पाकिस्तान पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट का है वो आप सबको पता है कि हम बात नहीं करेंगे, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो यही है। और बालाकोट के बाद वो चीज़ काफ़ी स्टैब्लिश हो गई थी कि टेररिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक सवाल ये था कि भाई अगर आप, नेपाल जो है वो इंडिया से काफ़ी दूर जा रहा है, नेपाल को लेकर के गवर्नमेंट, देखिए नेपाल इंडिया को लेकर दूर जा नहीं सकता है। वहाँ की गवर्नमेंट है एक, जैसे बांग्लादेश में खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी, तो खालिदा जिया की गवर्नमेंट कभी भी प्रो इंडिया नहीं, हमेशा एंटी इंडिया रही है। तो ये गवर्नमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो पॉलिसी है। और नेपाल का जो नेपाल कितना भी चाहे वो चाइना के ब्लॉक में नहीं जा सकता है, बिकॉज चाइना की जो आइडियोलॉजी है स्टेट की और उनका जो कल्चर है वो नेपाल से किसी भी लेवल पे मैच नहीं करता है, कन्वर्ज नहीं करता है। सो वो एट द एंड ऑफ इट वो सक्सेसफुल नहीं होगा। एक बार्गेनिंग चिप होती है, कोई भी स्टेट रखता है, तो नेपाल कैन यूज दैट एज अ बार्गेनिंग चिप, बट आई डोंट थिंक मोर देयर इज एनीथिंग मोर देन दैट। और अगर आप पे कुछ सवाल अगर अभी यहाँ पे हो, तो जैसे कि अभी महेश भाई ने पूछा है कि पाकिस्तान ने आज सार्क में भी कश्मीर को लेकर बात करी है, वो कोरोना वायरस को लेकर। देखिए अब उनके पास कुछ है नहीं, वो कोरोना वायरस से जितने बंदे कोरोना वायरस में मारने हैं पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी खुद अपने सिटीजन्स मारती है हर साल। तो उनको कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान जो स्टेट है इट इज़ अ प्राइवेट एंटरप्राइज, जिसमें ओनर जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। सो वो जमींदार की तरह, वडेरों की तरह ऑपरेट करते हैं। बाकी जो सिटीजन्स हैं वो उनके बंधुआ मजदूर हैं। दे हैव टू फॉलो वट एवर द पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स फॉर देम। तो ये है। और बहुत ज़्यादा मैं लंबा खींचना नहीं चाहता लाइव को, बट अगर आपकी इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस वैसे आए हुए थे। तालिबान अलॉन्ग विद पाकिस्तान विल ट्राई टू रिसरेक्ट जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो तालिबान जो है वो कश्मीर में जिहाद करेगा, बिकॉज जब तालिबान अपने पीक पे था और पाकिस्तान के पास अमेरिका का सपोर्ट भी था 1990s में, और तालिबान की इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी मुल्ला उमर की, वो बहुत कंजर्वेटिव तालिबान थे। ये आज का जो तालिबान है वो इतना कंजर्वेटिव नहीं है। ये तालिबान ने पूरी दुनिया घूमी हुई है, इन्होंने डिप्लोमेसी की हुई है, इन्होंने अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर के यूरोपियन कंट्रीज के साथ टॉक्स की हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो गलती करेंगे, बिकॉज उस समय भी इंडियन आर्मी के सामने ये स्टैंड नहीं कर पाए थे जब अपने पीक पे थे, तो आज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और रोहताश कपूर भाई ने पूछा है कि इस्लाम एंड डेमोक्रेसी कांट गो हैंड, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश का कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि बांग्लादेश किस तरह से, मतलब बांग्लादेश किस तरह से इस्लाम और डेमोक्रेसी। बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है, इट इज़ नॉट अ इस्लामिक रिपब्लिक। और बांग्लादेश में लिंग्विस्टिक जो उनका अपनी आइडेंटिटी है दैट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो इस वजह से वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे इस्लामिक, और वहाँ पे जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो हाल ही में कुछ बढ़ा है कुछ ग्रुप्स पे, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। पीओके पे वार कब होंगे? देखिए पीओके पे वार कब होंगे अब मुझे तो नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट, मैं कोई मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी टीम में तो हूँ नहीं, तो मैं वो तो नहीं बता सकता। और दिल्ली में यूपी वाला फॉलो लागू बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। दिल्ली में क्या, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में यूपी वाला फॉर्मूला लागू होना चाहिए। एनीबडी हु इज डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर्स मनी, तो उसको भाई उसकी वसूली होनी चाहिए उससे। और यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और हाउ टू फाइट बायस्ड मीडिया वालों, देखिए बायस्ड मीडिया को फाइट करने का क्या है, आप जिन चैनल्स को आप समझते हैं कि वो बायस्ड नहीं है आप उन्हें देखें, जो बायस्ड मीडिया आप उन्हें ना देखें। यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है।
मगर चाइना और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी भी सेम नहीं है, मैं दोनों एक साथ हैं इंडिया के अगेंस्ट। देखिए चाइना, पाकिस्तान इज अ सैटेलाइट स्टेट फॉर चाइना। ऐसा नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान का कोई आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना को पता है कि इंडिया को कंटेन करने के लिए उसे एक प्लेयर चाहिए रीजन में। एक कहावत है कि मतलब देयर वाज समबडी हु सेड कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स। चाइना के पास दो पागल कुत्ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। तो उसने वो दो पागल कुत्ते पाल रखे हैं अपने एनिमीज को कंटेन करने के लिए। नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है जापान, साउथ कोरिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनको कंटेन करने के लिए। पाकिस्तान को पाल रखा है इंडिया को कंटेन करने के लिए। तो वो इट इज़ नॉट अ आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप और एनीथिंग लाइक दैट। ईरान इंडिया रिलेशंस आगे कैसे है? देखिए ईरान इंडिया रिलेशंस मुझे देखिए ईरान इंडिया रिलेशंस हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। जब से खुमैनी की वहाँ पे रिजीम आई है, ईरान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट रहे नहीं है कभी। उसमें उसमें हमेशा अपने अप्स एंड डाउन्स, और कश्मीर को लेके भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो, देखिए कश्मीर के जब आप डेमोग्राफी आपको समझना पड़ेगा ईरान का जो स्टैंड कश्मीर को लेके होता है वो होता क्यों है, खुमैनी उसको लेके स्टेटमेंट क्यों देता है। देखिए कश्मीर में जो शिया पॉपुलेशन है वो काफ़ी है, और कश्मीर के जो शिया हैं वो ज़्यादातर जफ़ारीज़ हैं। तो जो जफ़ारीज़ हैं वो उनका जो शिया फेथ का जो जिस टाइप के वो शिया हैं वो काफ़ी सिमिलर है ईरानियन शियाइट फेथ से। तो उस और इसलिए आप देखेंगे तो कश्मीर में आपको खुमैनी, आपको मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कश्मीर के रूरल एरियाज में गए। अगर आप कश्मीर के गांव वगैरह में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे खुमैनी की और ये जो हिजबुल्लाह की और इनकी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो लीडर्स हैं उनकी आपको फोटोग्राफ्स और पोस्टर्स आपको कश्मीर के गांव में, इंटीरियर गांव में भी आपको मिल जाएगी। मैं तो कश्मीर में काफ़ी अंदर गांव तक घूमा हूँ। वहाँ पे हाल ही में सब जब कासिम सुलेमानी को मारा गया तो वहाँ पे कासिम सुलेमानी के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स वहाँ गांव में लगे हुए थे पूरे कश्मीर में। तो ये चीज़ एक रियलिटी है। तो इस वजह से वो स्टेटमेंट देते हैं टू पैंडर देयर ओन ऑडियंस इन कश्मीर। उससे ज़्यादा उस एक स्टेटमेंट ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जेनोसाइड प्रॉब्लम विद अस एंड ऑलवेज हिंदू। देखिए हिंदुओं का कोई जेनोसाइड हो या हिंदुओं का जो उनके साथ जो भी अत्याचार है वो आज का तो नहीं है, वो तो 800 साल पुराना है। और 800 साल से ये चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आज तक एक कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बनी जिसने कुछ मतलब जिसने कोई लीगल अथॉरिटी अटेन करी और मैसिव स्केल पे जिसमें हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन था, वो थी आरएसएस। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बनी जिसने हिंदुओं का कॉज उठा करके जो आगे चली, और उसको भी बनते बनते 100 साल लगे हैं। आरएसएस कोई पिछले 10 साल में बन के नहीं खड़ी हुई है। आरएसएस को ऑलमोस्ट 100 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। और 100 ईयर्स डाउन द लाइन आज क्या है कि वो उसको एक तरीके से क्या बताया जाता है कि ये एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ लोग उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन तक बोलने चले जाते हैं। तो वो जो बोलने वाले हैं उसको प्रोपेगेट करने वाले हैं वो कौन है? वो क्या नॉन हिंदूज है? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज। तो अगर आपके अपने रिलीजन में ये प्रॉब्लम, देखिए हम जैसे कि हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़े दुश्मन खुद कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडितों का दुश्मन ठीक है, वहाँ पे जो हुआ 90s में वो तो हुआ, उसको आप छोड़ दें। बट आज की डेट में जो कश्मीरी पंडितों पिछले 10 साल में जो कश्मीरी पंडितों का कॉज जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है वो किसी और ने किया है? नहीं, वो सारे कश्मीरी पंडित। आप चले जाएं लंदन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी नॉन इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो कि आईएसआई के पेरोल्स पे काम करते हैं, वो कौन है? वो सारे कश्मीरी पंडित हैं। जब भी कश्मीरी पंडित वो इंडियन आर्मी को विलीफाई करते हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी को डिमोनाइज करते हैं। देखिए वो कहते हैं कि भाई मतलब 89 के पहले तो कश्मीर जन्नत था। वहाँ पे तो मतलब इतनी दूध और शहद की नदियाँ बह रही थी कि वहाँ पे कोई कम्युनल टेंशन नहीं था। आप जरा जा करके हिस्ट्री पढ़ें कश्मीर की। कम्युनल टेंशन इंडिया के पार्टीशन के बाद क्या नहीं रहा है? वहाँ पे हमेशा से रहा है। कश्मीर
जो लोग कहते हैं कि कश्मीर बड़ा सेक्युलरिज्म था, कश्मीर बड़ा ये था, भाई गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जो इंडिया से अलग, मतलब जो वहां पे जो रिबेलियन हुई महाराजा की आर्मी की, वो किस लाइन पे हुई? क्या वो कम्युनल लाइन पे नहीं हुई? वो तो रिलीजन के नाम पे ही ना उन्होंने विद्रोह किया था महाराजा हरि सिंह की फौज में से, जो उनके जो मुस्लिम सोल्जर्स थे। तो ये हिस्ट्री हम क्यों भूल जाते हैं? तो कश्मीर तो 1947 48 में ही वो तो डिवाइड हो गया था कम्युनल लाइंस पे। तो ये कहना कि 89 के पहले सब कुछ अच्छा था, ये एक फ्रॉड है। जिस तरह का एक फ्रॉड गंगा जमनी तहजीब है, उसी तरीके का एक फ्रॉड ये भी है। और देखिए, इंडिया इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा कभी भी। भरत पंचाल का सवाल है, मैं नहीं मानता। क्योंकि इंफॉर्मेशन, जो आईटी रिवॉल्यूशन हुआ है, अब जब इजीली इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं इस चीज़ को मानने वाला नहीं हूँ कि इंडिया कभी भी अब इस्लामिक स्टेट बन सकता है। और इंडिया का पार्टीशन एक बार हो चुका है, इंडिया का पार्टीशन भी अब दोबारा होने वाला नहीं है। एक शाहीन बाग नहीं, 1,000 शाहीन बाग हो जाए इंडिया में, वो इंडिया एज अ नेशन, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उस चीज़ को कभी टॉलरेट नहीं करेगी, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसको कभी अलाउ नहीं करेगी। आपने शाहीन बाग को अगर आपने 2 महीने ज़्यादा खींचा, तो उसके उसका एक ऑब्वियस सा एक रिस्पॉन्स आया, दिल्ली राइट, जो कि अनफॉर्चुनेट थी, नहीं होनी चाहिए थी, बट वो दिल्ली राइट्स हुई। आपने मतलब जो अदर साइड है, जो शाहीन बाग के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रोवोक किया। कोई और तो किसी ने नहीं। आप काली जी को बुर्का पहना करके और जिस तरह के आप नारे लगाएंगे, तो बहुत दिन तक अब नहीं चलने वाला है। सो ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है। दिल्ली राइट्स का अगर आप उसको आप एनालाइज करें, तो ये चीज़, अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ ये भी है कि दिल्ली राइट्स जब मतलब वो इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आपको 1.5-2 महीने तक देते रहे बैक टू बैक, कभी भी रिएक्शन नहीं आया इधर से। आप एक कपिल मिश्रा ने जा करके एक दिन कह दिया वहां खड़े होकर के कि आप ये सड़कें खाली करो, हम यहाँ दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, अगर आप नहीं खाली कराओगे तो हम खाली कराएंगे। तो उसको प्रोवोकेशन मान लिया गया कि ये, मतलब ये इंसाइट कर रहे थे दंगों के लिए। यानी कि जो दूसरी कम्युनिटी है, वो उसके अंदर इतना भी टॉलरेंस नहीं है कि वो ये तक नहीं टॉलरेट कर सकते कि आप उनसे ये कहें कि आप रोड खाली करिए, वरना हम रोड खाली कराएंगे। और आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप बर्दाश्त करिए, हम चाहे आपके देवी देवताओं को बुर्का पहनाएं, चाहे उनको टोपी पहनाएं, चाहे हम आपके अगेंस्ट, चाहे आसाम को तोड़ने की बात करें, चाहे खिलाफत लाने की बात करें, हम कुछ भी करें, आपको टॉलरेट करना है। लेकिन अगर आपने हमसे अगर ये चीज़ कह दी कि रोड खाली करो, हम यहाँ दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, तो हम उसको एज एन इंसाइटमेंट लेंगे और फिर हम दंगे करेंगे निकल करके, हम तुम्हारे घर जलाएंगे, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे, हम तुम्हारी, मतलब जिस तरीके की चीज़ें दिल्ली राइट्स में हुई हैं। लेकिन इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू समाज है, उसके उसके अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि हम अब इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरा पार्टीशन ये देश टॉलरेट नहीं करेगा, ये उसके कॉन्शियस में है। खैर, हमारी हिस्ट्री को लेकर के हमारा जो हमारी खुद की जो हिस्ट्री है, वो ये है कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि पार्टीशन हुआ क्यों था, उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसके रीज़न क्या थे, उसका बेसिस क्या था, इकबाल कौन था। यहाँ पे लोग इकबाल को पढ़ते हैं, उससे गाने गाते हैं, तराने गाते हैं, उनको नहीं पता है। तो अगर कोई कम, देखिए, आप कोई कम्युनिटी अगर कुछ अपनी ही हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहती, अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखना चाहती, तो आप उसको बहुत दिन तक आप उसको बचा के भी नहीं रख सकते। सो दिस वॉज इट, और इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। और इससे ज़्यादा चलिए फिर नेक्स्ट वीक फिर कभी लाइव करूँगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। दैट इज़ वाई आई थॉट कि एक बार एड्रेस कर देना चाहिए कुछ पॉइंट्स को। सो थैंक यू सो मच। महादेव।